तो आप बेटा पढ़ रहे सब ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, कल ही हमने स्टार्ट किया था इसको। यस सर। कल हम क्या पढ़े थे? सब ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी में से मॉर्फोलॉजी पढ़े थे, एनाटॉमी पढ़े थे, फिजियोलॉजी पढ़े थे, एम्ब्रियोलॉजी पढ़े थे, टैक्सोनॉमी पढ़े थे। ऐसा है कि नहीं? यस। आप पहले दिन हम पढ़े थे बायोलॉजी क्या है, ठीक है। फिर आप पढ़े थे मेजर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। फिर कल आपने स्टार्ट किया था सब ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की मजीद शाखें कौन सी है, ठीक है, या बायोलॉजी की मजीद ब्रांचेज कौन सी है। तो आपने कल सब ब्रांचेज में से कुछ ब्रांचेज पढ़े थे। पहली ब्रांच आप पढ़े थे मॉर्फोलॉजी, ठीक है, जिसमें आपने पढ़ा था किसी भी जानदार की फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की स्टडी क्या कहलाती है? मॉर्फोलॉजी। फिर आपने पढ़ा था एनाटॉमी, आपने कहा था जानदार की बॉडी के अंदरूनी अज़ा का साइंसी मुताले क्या कहलाता है? एनाटॉमी। फिर आपने पढ़ा था फिजियोलॉजी, आपने पढ़ा था किसी भी जानदार की बॉडी के पार्ट्स के फंक्शन को जब हम पढ़ते हैं तो फिजियोलॉजी कहलाता है। फिर आपने पढ़ा था एम्ब्रियोलॉजी, आपने कहा जानदार के मल्टी सेलुलर जानदार के एम्ब्रियो की स्टडी क्या कहलाती है? एम्ब्रियोलॉजी। सिंपल है ना। फिर आपने पढ़ा था टैक्सोनॉमी, आपने कहा जानदारों की क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर की स्टडी क्या कहलाती है? टैक्सोनॉमी। आज हमने पढ़ना है सेल बायोलॉजी, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ना है? सेल बायोलॉजी। तो आप जानते भी है बेटा, आप इस जमीन में क्या पढ़ते हैं? जिंदा जानदारों को पढ़ते हैं, आपको पता है ना? आपको पता है कि जमीन में क्या चीज मौजूद है? जिंदा जानदार मौजूद है। जिंदा जानदार मौजूद है ना। जमीन में जिंदा जानदार मौजूद है और जिंदा जानदारों का साइंसी मुताले क्या कहलाता है? बायोलॉजी। क्या कहलाता है? बायोलॉजी। ऐसा है कि नहीं? आप इससे वाकिफ है कि जिंदा जानदारों का साइंसी मुताले बायोलॉजी कहलाता है। सिंपल है ना। अब ये जो जिंदा जानदार है, जितने भी जिंदा जानदार है, इनकी बॉडीज, इनके अजसाम बेटा बेसिक यूनिट से मिलकर बने। किस चीज से? बेसिक यूनिट से मिलकर बने। सिंपल है ना। ये जो जमीन में जिंदा जानदार है, इन सब की बॉडीज बेसिक यूनिट्स या स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बने। इन सारे जानदारों के जिस्मों की बेसिक यूनिट या बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट क्या कहलाती है? सेल। क्या कहलाती है? सेल। बस सिंपली आपने ज़हन में रखना है कि जिंदा जानदारों का जिस्म सेल से बना है। जिंदा जानदारों का जिस्म सेल से बना है। ऐसा है कि नहीं? बहुत सिंपल है। आप जानते हैं कि जमीन में जिंदा जानदार है और तमाम जिंदा जानदारों का जिस्म छोटी इकाई से मिलकर बनता है, वो क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। बस जिंदा जानदारों का जिस्म सेल से बना है। समझ आ रहा है ना? जिंदा जानदारों का जिस्म किसी से बना है? सेल से बना है। और सेल बेटा दो तरह की होती है। जिंदा जानदारों में सेल दो तरह की होती है। एक तरह की सेल आज से ही आप सीखना शुरू करें, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, समझ आ रहा है ना? अगली तरह की सेल कहलाती है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। सिंपल है ना। अगली तरह की सेल क्या कहलाती है? यूकैरियोटिक सेल। बस जिंदा जानदारों का जिस्म किससे से बना है? सेल से बना है ना। जिंदा जानदारों में दो तरह की सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। इस सेल की साइंसी स्टडी या इस सेल की साइंसी स्टडी क्या कहलाती है? सेल बायोलॉजी। सिंपल है ना। सेल बायोलॉजी क्या है? स्टडी अबाउट सेल। क्या आप लिख रहे? स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिंदा जानदारों के जिस्मों में पाई जाने वाली प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल की साइंसी स्टडी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? सेल बायोलॉजी। इधर मुतवज्जह हो जाए, ठीक है। बता रहा हूं, जिंदा जानदारों के जिस्मों में पाई जाने वाली प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल की साइंसी स्टडी क्या कहलाती है? सेल बायोलॉजी कहलाती है। सिंपल है ना। कोई मसला तो नहीं। अब आपने बेटा थोड़ी बात ज़हन में रखनी है, इमेजिनरी शक्ल आपने सेल की ज़हन में रखनी है, चाहे इस सेल की हो चाहे इस सेल की। आप ज़हन में रख ले कि सेल छोटा कमरा है, सेल छोटे कमरे नमा स्ट्रक्चर है। सेल क्या है? छोटे कमरे नमा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें क्या चीजें मौजूद है? कई चीजें मौजूद है। एक चीज है सेल वॉल, ठीक है। एक चीज है सेल मेम्ब्रेन, एक चीज है सेल मेम्ब्रेन, हाँ। एक चीज है साइटोप्लाज्म, एक चीज है साइटोप्लाज्म, एक चीज है ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेलीज, नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेलीज। समझ आ रहा है ना? एक चीज है क्या? ऑर्गेनेलीज। तो ऐसा छोटा कमरा जो सेल वॉल रखता हो, जो सेल मेम्ब्रेन रखता हो, जो साइटोप्लाज्म रखता हो, जो साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेलीज रखता हो, ऐसे छोटे कमरे नमा स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? सेल।
क्या बोलते हैं? और सेल का साइंसी मुताला क्या कहलाता है? सेल बायोलॉजी। सिंपल है ना? अब समझ आ गया, तो प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक, तो एक स्टेप आगे जाते हैं। अब यहाँ तक बात क्लियर है ना? जी सर। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, टैक्सोनॉमी, देन सेल बायोलॉजी। व्हाट इज सेल बायोलॉजी? Scientific study of cell is called as cell biology, and the person who studies cell is called as cytologist. वो शख्स जो सेल को स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजिस्ट। उसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजिस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? साइटोलॉजिस्ट। यहाँ तक सही है ना? अब नेक्स्ट ब्रांच की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट ब्रांच क्या है? नेक्स्ट ब्रांच क्या है? हिस्टोलॉजी। ये सेल से रिलेटेड है। देखो अभी आपने सेल बायोलॉजी पढ़ा, नेक्स्ट ब्रांच क्या पढ़ेंगे? हिस्टोलॉजी। इसको मैं मिटा दूं? हाँ, सेल दो तरह की है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकेरियोटिक। आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे आगे फ्यूचर में, फिलहाल इसको खाली नाम से सीखो। ठीक है, अपने डे टू डे काम करना है। जब आप डे टू डे काम करेंगे तो आखिरकार आपको सारी किताबें याद हो जाएंगी। समझ आ रहा है ना? कोई मसला तो नहीं। अभी इसको मैं मिटा दूं ना? इसको भी मिटा देता हूँ, सेल बायोलॉजी को भी मिटा देता हूं। आगे जाते हैं। नेक्स्ट ब्रांच इज हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच इज हिस्टोलॉजी। सुनो बेटा, हिस्टो का लफ्ज किस चीज से निकला? टिश्यूज है। आप पहले इसकी डिफिनेशन लिखिए, बहुत सिंपल है। हिस्टोलॉजी क्या है? द स्टडी अबाउट टिश्यू। द स्टडी about tissues. We study about tissues in multicellular organism. देखो मैं एक लफ्ज लिख रहा हूँ, in multicellular organism. Multicellular organism में टिश्यू की स्टडी क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी। The study of about tissue in multicellular organism is called as हिस्टोलॉजी। मल्टीसेलुलर जानदारों में टिश्यू की स्टडी क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी। मैंने यहाँ यूनिसेलुलर की बात नहीं की। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि यूनिसेलुलर जानदारों में या खुलवी जानदारों में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। या खुलवी जानदारों में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, माना या खुलवी जानदारों में सेल तंजीम में नहीं आते। ये खुली जानदार कौन से? एक खुली वाले जो जानदार है, जैसे अमेबा, कलेमोडोमोनास, ठीक है, बैक्टीरिया, ऐसे जानदार जो एक खोलिए से, जिनका जिस्म एक खोलिया रखता हो, जिनका पूरा जिस्म एक खोलिया हो, जिनके एक खोलिया में जिंदगी की सारी खासियतें मौजूद, एक खोलिया ही एक पूरा जानदार, उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर जानदार। दो तरह के है ना, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। हम क्या है? मल्टीसेलुलर। पौधे क्या है? मल्टीसेलुलर। और ढेर सारे बड़े बड़े जानवर क्या है? मल्टीसेलुलर। तो यह खुलवी जानदारों में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ना होने का मतलब उनके सेल तंजीम में नहीं आते। जब तंजीम में नहीं आते तो वहां टिश्यू भी नहीं बनता। नो टिश्यू फॉर्मेशन, वहां टिश्यू नहीं बनता ना। यूनिसेलुलर जानदारों में टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। सेल बेशक एक साथ रहते, कॉलोनी बनाते, लेकिन एक सेल का दूसरे के साथ वास्ता नहीं होता। एक सेल अगर मरती है तो दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं, इसमें सेलुलर कोऑर्डिनेशन नहीं है। नो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती तो टिश्यू भी नहीं बनते हैं। तो यूनिसेलुलर जानदार सारी जिंदगी यूनिसेलुलर ही रहते हैं। ऐसा है कि नहीं है? हमने यूनिसेलुलर की बात नहीं करनी है, हमने मल्टीसेलुलर की बात करनी है। हिस्टोलॉजी क्या है? The study about tissues in multicellular organism is called as histology. सिंपल है ना? अब मल्टीसेलुलर जानदारों में सुनो, मल्टीसेलुलर जानदारों में सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। एक जैसे सेल मिलकर या एक से मुख्तलिफ सेल मिलकर क्या बनाते हैं? सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स और डिसिमिलर ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? सिस्टम। और सिस्टम मिलकर इंडिविजुअल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इंडिविजुअल बनाते हैं। तो आपने ज़हन में रखना है कि मल्टीसेलुलर जानदारों में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या चीज होती है?
सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती कि नहीं होती? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। देखो आपने अभी पढ़ा कि यूनिसेलुलर जानदारों में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, तो वहाँ टिश्यू भी नहीं होते हैं, और यूनिसेलुलर जानदार सारी जिंदगी यूनिसेलुलर ही रहता है, ऐसा है कि? लेकिन मल्टी सेलुलर जानदारों में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? सिस्टम। और सिस्टम सारे जब मिलकर काम करते हैं तो इंडिविजुअल क्या चीज बनता है? इंडिविजुअल बनता है। अब आपने सेल की स्टडी सेल बायोलॉजी कहलाई ना, अब टिश्यू की स्टडी क्या कहलाती है? मल्टी सेलुलर जानदार में टिश्यू की स्टडी क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी। कोई मसला तो नहीं? यहाँ तक बात क्लियर? बिल्कुल सिंपल है, ये छोटी छोटी चीजें। आगे आप आगे जाएंगे, डे टू डे आगे जाएंगे तो चीजें पेचीदा होती जाएंगी। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं? अब एक स्टेप आगे जाते हैं। नेक्स्ट है पैलेंटोलॉजी। नेक्स्ट है पैलेंटोलॉजी। इसको मैं बिठाऊं? अगर आप लिखना पसंद करेंगे तो लिख लें, तो छोटी छोटी चीजें आप अगर नोट करते जाए तो बेहतर है, ठीक है? नेक्स्ट ब्रांच है पैलेंटोलॉजी। सुने, यहाँ तक बात क्लियर है? अब इसको ज़हन से निकालो, सेल बायोलॉजी को भी ज़हन से निकालो, हिस्टोलॉजी को भी ज़हन से निकालो। अब एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, पैलेंटोलॉजी। लिख लो, पैलेंटोलॉजी क्या है? स्टडी अबाउट फॉसिल्स। लिख लो, स्टडी अबाउट फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज कॉल्ड एज पैलेंटोलॉजी। इस तरह लिख लो, the study about fossils. The study about fossils. अब आपका सवाल ये होगा कि fossils क्या है? The study about fossils is called as paleontology. फॉसिल की स्टडी क्या कहलाती है? पैलेंटोलॉजी। पहली बात आप ये सीखने की कोशिश करेंगे ना कि फॉसिल की स्टडी क्या कहलाती है? पैलेंटोलॉजी। अब सवाल आपका ये होगा कि फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स क्या है? सुने, मैं अभी आपको बताता हूँ फॉसिल्स क्या है। हाँ, फिर आप पढ़ेंगे फॉसिल कितने किस्म के। फॉसिल क्या है? फर्ज करें बेटा, आज जो हम जमीन में रहते हैं, ढेर सारे जानदार पौधे रहते कि नहीं रहते? आज जमीन में आपको बायोडाइवर्सिटी नजर आती कि नहीं आती? पहाड़ों पे, चट्टानों पे और नीचे हमवार जगहों पे, माना इस जमीन के सरफेस पर जिंदगी है, कई तरह की जिंदगी। अगर एक्सीडेंटली ये सारी जमीन नीचे घुस जाए और ये सारे जानदार नीचे दब जाए, हजारों किलोमीटर नीचे दब जाए, जो जिंदगी जमीन के सरफेस पे थी, अब जमीन पर जलजले के आने की वजह से या किसी हादसे के आने की वजह से ये सारे जानदार, ये सारी जमीन नीचे घुस गई है, और ये सारे जानदार घुस गए नीचे ना। अब जमीन के नीचे हजारों किलोमीटर नीचे चले गए। चले जाने के बाद इनके ऊपर जब मट्टी आ जाती है, जब इनके ऊपर मट्टी आ जाती तो यहाँ बैक्टीरिया नहीं होते ना। हजारों किलोमीटर नीचे बैक्टीरिया नहीं होते। बैक्टीरिया जब नहीं होते तो ये डिकम्पोज भी नहीं होते। ये क्या नहीं होते? डिकम्पोज नहीं होते। लेकिन जमीन के सरफेस पे अगर कोई चीज मरता है, आप उसको बाहर फेंकते हैं, कुछ दिनों के बाद वो गल सड़ जाता है। कौन गला सड़ाता है? बैक्टीरिया गला सड़ाता है। बैक्टीरिया क्या करते हैं? डिकम्पोज करवाते हैं। जमीन के सरफेस पे आप टमाटर को फेंको, अगले दिन आप देखेंगे वो टमाटर गल सड़ जाएगा। ऐसा है कि नहीं? समझ आ रहा है? बकरी मरी हुई आप फेंको या गाय मरी हुई गाय को आप बाहर फेंकेंगे तो गाय कुछ दिनों के बाद गल सड़ जाएगी। कौन गला सड़ा रहा है? बैक्टीरिया और पंजाई। बैक्टीरिया और पंजाई को क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये जानदार जो जमीन पर जिंदा रह रहे थे, अब किसी हादसे की वजह से, जलजले के आने की वजह से जमीन अंदर से फट गई, और फटने से ये जानदार जाके 100 किलोमीटर नीचे फंस गए। अब जब 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर नीचे फंस गए तो यहाँ बैक्टीरिया नहीं इनको गलने सड़ने के लिए। अब जब बैक्टीरिया नहीं होती तो इन जानदारों के अजसाम सख्त हो जाते हैं। इन जानदारों के अजसाम ऑर्गेनिक अजसाम, इन जानदारों की ऑर्गेनिक जिस्म क्या हो जाती है? सख्त हो जाती है, और उनका बिल्कुल मुजस्मे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मुजस्मे बन जाते हैं जमीन के नीचे। ये जो जमीन के नीचे जिंदा जानदार दब जाते हैं और उनके जमीन के अंदर मुजस्मे बन जाते हैं, जो सख्त होते हैं, जो रेत से भर जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं? फॉसिल्स। इनको क्या बोलते हैं? फॉसिल्स क्या है? रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉसिल्स क्या है? रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, remains of plants and animals. The remains of plants and animals under the rocks, which are not decomposed by bacteria, which are not decomposed by बैक्टीरिया, जिसको बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर सके, क्योंकि बैक्टीरिया है नहीं। जब बैक्टीरिया है नहीं तो डिकम्पोज नहीं होते।
फिर बगैर डिकम्पोजिशन के जिंदा जानदारों की बॉडीज अजसाम किस चीज में बदल जाती है? सख्त अजसामों में बदल जाती है, मुजस्मों में बदल जाती है। वो सख्त अजसाम हर जानवर, हर पौधे की क्या कहलाती है? फॉसिल। फॉसिल का साइंसी मुताला क्या कहलाता है? पैलेंटोलॉजी। अब आपको समझ आया? सर ये फॉसिल डेड बॉडी अगर जमीन के नीचे चली जाए, अगर आपकी घर में बकरी मर जाती है, आप उसको मरते वक्त ही उठा के 100 किलोमीटर जमीन के नीचे रख ले तो फॉसिलाइज हो सकती है। ज्यादा अरसा गुजरेगी उसके ऊपर तो आखिरकार आपको बकरी जो है फॉसिल की शक्ल में, मुजस्मे की शक्ल में मिल सकती है। फॉसिल कब मिलते हैं आपको? जब आप चट्टानों की खुदाई करते हैं। चट्टानों की खुदाई क्यों करते हैं? सोना निकालने के लिए, कोयला निकालने के लिए, गैस निकालने के लिए। हमेशा आपको फॉसिल कब मिलते हैं? जब आप इन चट्टानों की खुदाई करते हैं। तो आपको पता चल जाता है कि इस जमीन के ऊपर कई बार हादसा हुए। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने उसमें भी सुना है कुरान मजीद में कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जमीन गर्क हो गई। ऐसा है कि नहीं? तो इस जमीन के ऊपर कई बार ऐसे एक्सीडेंट गुजरे। इन एक्सीडेंट से जानदार नीचे दब गए और दबने से किस चीज में बदल गए? फॉसिल्स। और आज जब आप खुदाई करते हो तो आपको निकलते हुए नजर आते हैं। समझ आ रहा है? तो मसला फॉसिल का साइंसी मुताला क्या कहलाता है? पैलेंटोलॉजी कहलाता है। सुने एक और बात, आप फॉसिल को दो जगह पढ़ते हो। अगर आपको चट्टानों में पौधों के फॉसिल मिलते हैं, अगर आपको चट्टानों में पौधों के फॉसिल मिलते हैं तो उसको बोलते हैं पैलियोबॉटनी। पैलेंटोलॉजी दो तरह से है, पैलियोबॉटनी, पैलियोबॉटनी। पैलियोबॉटनी क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल, स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स, स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स। पौधों के फॉसिल्स की स्टडी क्या कहलाती है? अगर पौधे नीचे दब जाए और आपको फॉसिलाइज होकर मिल जाए, इसकी स्टडी क्या कहलाती है? पैलियोबॉटनी। और एनिमल के फॉसिल की स्टडी क्या कहलाती है? पैलियो, क्या बोलते हैं? पैलियो एनिमल को क्या बोलते हैं? पौधों को बॉटनी बोलते हैं। पैलियोजूलॉजी, पैलियोजूलॉजी। पैलियोजूलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एनिमल फॉसिल, स्टडी ऑफ एनिमल्स फॉसिल्स, स्टडी ऑफ एनिमल फॉसिल्स इज कॉल्ड एज पैलियोजूलॉजी। सिंपल है ना? तो पैलियोबॉटनी फर्दर दो तरह की है, पैलियोबॉटनी, पैलियोजूलॉजी। पैलेंटोलॉजी दो तरह से है, पैलियोबॉटनी, पैलियोजूलॉजी। तो मसला बहुत सिंपल। पैलेंटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड एज पैलेंटोलॉजी। सिंपल है ना? स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड एज पैलेंटोलॉजी। फॉसिल्स क्या है? रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल अंडर द रॉक्स आर कॉल्ड एज फॉसिल्स। ठीक है? अब पैलेंटोलॉजी दो तरह से पढ़ते हैं। अगर प्लांट फॉसिल की स्टडी हो तो पैलियोबॉटनी, अगर एनिमल फॉसिल की स्टडी आप करते हैं तो पैलियोजूलॉजी।